Good morning. So today I will here I with the topic of inductance of a three-phase overhead line. So पिछला क्लास में हम लोगों ने इंडक्टेंस निकाला था सिंगल फेज टू वायर सिस्टम का. सो आज हम लोग देखेंगे इंडक्टेंस थ्री फेज ओवरहेड लाइन का. सो दिस इज द थ्री फेज कंडक्टर ए बी सी और यू कैन ऑल्सो से आर वाई बी फेज. तो तीन फेज है यहाँ पे, फेज ए बी और सी. आर वाई बी ले सकते हैं. तीनों में जो करंट फ्लो कर रहा है आई ए है, आई बी है, आई सी है. ठीक है. और कंडक्टर के बीच का स्पेसिंग है D1, D2 और D3. ओके, ये स्पेसिंग है. D1 जो कंडक्टर बी और सी के बीच में है, D3 कंडक्टर ए और बी के बीच में है और D2 मेरा ए और सी के बीच में है. ये आपका स्पेसिंग हो गया. ठीक है, तीनों कंडक्टर के बीच में. तीनों में जो करंट फ्लो कर रहा है आई ए, आई बी और आई सी. ठीक है. फर्स्ट हम लोग केस लेते हैं, बैलेंस्ड सर्किट है. ये बैलेंस सर्किट का मतलब तीनों फेज में इक्वल अमाउंट ऑफ लोड कनेक्टेड है. ठीक है. दिस इज अ रेयर कंडीशन बट यू कैन से फॉर अ बैलेंस सिस्टम आई ए प्लस आई बी प्लस आई सी इक्वल टू 0. ठीक है. नेक्स्ट हम लोग कैलकुलेट करेंगे आपका फ्लक्स लिंकेज ऑफ कंडक्टर ए. हम लोग को एक्चुअली निकालना है इंडक्टेंस ए कंडक्टर, बी कंडक्टर और सी कंडक्टर का. तो हम लोगों ने इंडक्टेंस निकालने से पहले मुझे फ्लक्स लिंकेज निकालना होगा. तो कंडक्टर ए का इंडक्टेंस निकालने के लिए टोटल फ्लक्स लिंकेज निकालना होगा ए का, जो खुद के कंडक्टर के साथ और बाकी बी और सी के साथ लिंक्ड है. तो फाई ए क्या हो गया मेरा, फ्लक्स लिंकेज ड्यू टू इट्स ओन करंट प्लस फ्लक्स लिंकेज ड्यू टू कंडक्टर बी एंड सी. अभी हम लोग निकाल रहे हैं फ्लक्स लिंकेज कंडक्टर ए का. तो ये हमारा एक्सप्रेशन हो गया जिसे हम लोग ने प्रीवियस क्लास में डिराइव किया था. ये हो गया आपका फ्लक्स लिंकेज विद सेल्फ कंडक्टर का फ्लक्स लिंकेज इंटरनल प्लस एक्सटर्नल. दिस इज द इंटरनल एंड दिस इज द एक्सटर्नल. okay, this is the external and this is the internal, and this is the flux linkage with conductor B and this is the flux linkage with conductor C. आप इसमें स्पेसिंग जो D1 D2 लिए है आप उसका कोई भी ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हैं. आप इसे भी D1 ले सकते हैं, D2 में कोई प्रॉब्लम नहीं है. पर हाँ, जो ओरिएंटेशन लीजिएगा उसको ध्यान में देना है. एक्सप्रेशन जो फाइनल में निकलेगा उस हिसाब से एक्सप्रेशन बनेगा. ठीक है. यहाँ D1 हमने B और C के बीच का लिया है स्पेसिंग, और D3 A और B और D2 A और C. फॉर सिमेट्रिकल मैंने तीनों कंडक्टर को सेम मटेरियल का सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया का लिया है जिसका रेडियस r है. ठीक है. सो इसे फर्दर हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं. ये मेरा इंटरनल हो गया v नॉट आई ए बाई 2 पाई इंटू 1/4. ये इंटरनल फ्लक्स हो गया और एक्सटर्नल फ्लक्स हो गया ये. ठीक है. ये हमारा कंडक्टर बी के साथ ए का फ्लक्स लिंकेज और कंडक्टर सी के साथ ए का फ्लक्स लिंकेज. इसी को फर्दर सिंप्लीफाई अगर हम लोग करेंगे तो ये एक्सप्रेशन आएगा. इंटीग्रेशन dx बाई एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो नेचुरल लॉग आएगा. ठीक है. लिमिट हमने r टू इन्फिनिटी रख दिया. इधर भी लिमिट d से इन्फिनिटी, d3 से इन्फिनिटी और लिमिट यहाँ d2 से इन्फिनिटी. ओके, सिंपल. नेक्स्ट लिमिट को वैल्यू पुट करके log इन्फिनिटी माइनस log r, log इन्फिनिटी माइनस log d3, इस तरीके से एक्सप्रेशंस को लिख लिए. क्वाइट इजी है अंडरस्टैंडिंग के लिए, समझने के लिए. ठीक है. चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं. इसी एक्सप्रेशन को हम लोगों ने log इन्फिनिटी को कॉमन ले लिया. सो म्यू नॉट बाई 2 पाई आई ए बाई 4 प्लस नेचुरल log इन्फिनिटी और आई ए, इन चीज़ों को
कॉमन ले लिया, ठीक है, ये इसी एक्सप्रेशन से आया है, ये जो एक्सप्रेशन है मेरा इसी से आया है, एक्सप्रेशन से लॉग इन्फिनिटी को कॉमन ले लिया मैंने, और आई ए प्लस आई बी प्लस आई सी हो जाएगा ये। और फिर उस वैल्यू को अगर हम देखेंगे तो माइनस आई ए लॉग नेचुरल लॉग आर माइनस आई बी इंटू नेचुरल लॉग डी थ्री माइनस आई सी इंटू नेचुरल लॉग डी टू। चूंकि आई ए प्लस आई बी प्लस आई सी तीनों की वैल्यू फॉर बैलेंस सिस्टम जीरो होती है, सो ये क्या हो जाएगा, जीरो पार्ट, ये पार्ट जीरो हो गया, सो ये पार्ट जीरो हो गया, सो ये एक्सप्रेशन हमने लिख दिया। ठीक है, ये मेरा एक्सप्रेशन हो गया फ्लक्स लिंकेज का, कंडक्टर ए का फ्लक्स लिंकेज विद इट्स ओन करेंट एंड बी एंड सी। ठीक है, अब यहाँ पे दो तरह का कंडीशंस आता है, पहला होता है सिमेट्रिकल केस और दूसरा अनसिमेट्रिकल केस। सिमेट्रिकल केस में हम लोग ने लेते हैं तीनों कंडक्टर को इक्विलैटरल, मतलब तीनों कंडक्टर एक दूसरे से सेम डिस्टेंस डी पर प्लेस्ड है। ठीक है, इसको आप लोग इस तरीके से भी देख सकते हैं। सो कंडक्टर ए, कंडक्टर बी एंड देन कंडक्टर सी। सो ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है, ए कंडक्टर, बी कंडक्टर एंड सी कंडक्टर, तीनों इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसका साइड डी है। ठीक है, सिमेट्रिकल केसेस है जहां पर तीनों कंडक्टर एक दूसरे से डी डिस्टेंस अपार्ट है। दिस इज द केस ऑफ अ सिमेट्रिकल स्पेसिंग। ठीक है, अब इसमें d1 इक्वल टू d2 इक्वल टू d3 हो जाएगा। इसको अगर फर्दर कैलकुलेट करें, इस वैल्यू में, इस एक्सप्रेशंस में लिखेंगे तो d से रिप्लेस हो जाएगा d3 और ये d2 मेरा d से रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, सो तो इस एक्सप्रेशंस को अगर हम लोग फर्दर देखेंगे, सो फ्लक्स लिंकेज डी, यहाँ से डी रिप्लेस हो गया, डी लॉग नेचुरल लॉग डी कॉमन ले लिए, आई बी प्लस आई सी हो गया, और इधर आई ए कॉमन ले लिए 1/4 माइनस नेचुरल लॉग आर। ठीक है, नेक्स्ट आई बी प्लस आई सी इक्वल टू माइनस आई ए हो जाएगा। सो माइनस ए यहाँ इधर आ गया तो प्लस ए, इधर माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस नेचुरल आई ए इंटू नेचुरल लॉग डी। ठीक है, आई ए कॉमन ले लिए, तीनों में बाहर निकाल लिए, देन 1/4 प्लस नेचुरल लॉग डी बाई आर। दिस इज द वेबर टर्न्स पर मीटर। आपको पता है फ्लक्स लिंकेज का यूनिट वेबर टर्न्स पर मीटर होता है। सो ये मेरा फ्लक्स लिंकेज ऑफ कंडक्टर ए विद इट्स ओन करंट एंड विद कंडक्टर बी एंड सी निकल गया, टोटल फ्लक्स लिंकेज निकल गया मेरा। ठीक है, अब टोटल फ्लक्स लिंकेज निकालने के बाद इंडक्टेंस निकाल लेंगे। सो इंडक्टेंस ऑफ कंडक्टर ए क्या होगा, टोटल फ्लक्स लिंकेज डिवाइडेड बाय करंट आई। सो टोटल फ्लक्स लिंकेज का एक्सप्रेशन इस जगह से मैंने लिख लिया, इधर जो मैंने यहाँ पे डेराइव किया था इससे मैंने लिख लिया टोटल फ्लक्स लिंकेज। सो टोटल फ्लक्स लिंकेज लिखने के बाद ये एक्सप्रेशन आई ए ये कॉमन कैंसिल आउट हो गया। सो म्यू नॉट बाई 2 पाई 1/4 को हम लोग लिख सकते हैं नेचुरल लॉग e टू द पावर 1/4 से लिख सकते हैं। ठीक है, नेचुरल लॉग d बाई आर। दिस इज द हेनरी पर मीटर। आपको पता है इंडक्टेंस का यूनिट हेनरी होता है, और चूंकि इंडक्टेंस जो निकाल रहे हैं, जो फ्लक्स लिंकेज हमने निकाला वो पर मीटर के 1 मीटर डिस्टेंस, 1 मीटर के कंडक्टर का निकाला था। ये मैंने एक्सप्रेशन स्टार्टिंग में आपको बताया है। ठीक है, जब हम लोग ने फ्लक्स लिंकेज का डेरिवेशंस किया था तो उस समय दिखाया था कि हम लोग पर मीटर इंडक्टेंस जो है, फ्लक्स लिंकेज जो है वो पर मीटर के हिसाब से निकालते हैं और उस हिसाब से इंडक्टेंस भी निकलेगा। ठीक है, अब इधर देखिए 1/4 इधर अंदर ले लिए तो इधर माइनस आ जाएगा, है ना। जब ये नेचुरल लॉग और ये एक्सपोनेंशियल कैंसिल आउट होगा तो ये 1 बाई माइनस इंटू माइनस 1/4 दैट इज 1/4, ये कॉमन आ गया। ठीक है, 1/4 आ जाएगा, इसलिए यहाँ माइनस लेके इधर माइनस ले लिए। ठीक है, अब इससे ये पार्ट नीचे चला गया। सो डी बाई आर इंटू ई टू द पावर माइनस 1/4। म्यू नॉट परमेबिलिटी की वैल्यू मैंने पुट कर दी 4 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 7। सो लास्ट में हमारा एक्सप्रेशन निकल गया 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 नेचुरल लॉग डी बाई आर डैश। आर डैश
स्टैंड्स फॉर ज्योमेट्रिकल मीन रेडियस और सेल्फ जीएमडी। आगे मैं बताऊंगा इसका, ठीक है। सो ये हमारा आर डैश आ गया। इसी तरीके से अगर हम कंडक्टर बी और सी का निकालेंगे तो सेम वैल्यू आएगी। आप इसे निकाल के देख सकते हैं, सेम वैल्यू आएगी सिमेट्रिकल केस के, ठीक है। सो वी विल कैलकुलेट फॉर, similarly we will calculate for conductor B and C inductance value. Now the condition second case, that is unsymmetrical case. So unsymmetrical case में क्या है, अगर मान लीजिए स्पेसिंग, अनसिमेट्रिकल केस का मतलब क्या है कि स्पेसिंग अमॉन्ग ऑल द थ्री कंडक्टर्स आर नॉट सेम, ठीक है। तीनों इक्विलैटरल ट्रायंगल के कॉर्नर पर नहीं है, या आप बोल सकते हैं तीनों एक दूसरे से सेम डिस्टेंस पे नहीं है। तो उस केस में हम लोग इंडक्टेंस कैसे निकालेंगे। नाउ सेम फॉर्मूला फ्लक्स लिंकेज का जो हम लोगों ने निकाला था, यहाँ से नोट कर लेंगे। ये फ्लक्स लिंकेज की जो वैल्यू निकाली थी इंडक्टर एक कंडक्टर ए की टोटल फ्लक्स लिंकेज की, उसकी वैल्यू हम लोग लिख लेंगे यहाँ पर, क्योंकि हम लोग अनसिमेट्रिकल केस देख रहे हैं अभी, ठीक है। यही वैल्यू थी ना, सेम वैल्यू आया था फ्लक्स लिंकेज का। नाउ अब हम लोग को आइए, तीन फेज है, तीनों एक दूसरे से 120 डिग्री डिस्प्लेस्ड होगा, ठीक है। इससे एक्सप्रेशंस निकल जाएंगे। देखिए आई ए की वैल्यू आई इंटू वन प्लस जे जीरो, ठीक है। इसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिख लिए, कॉम्प्लेक्स नंबर्स के फॉर्म में। नाउ आई बी 120 डिग्री क्या है, लैग कर रहा है, उस हिसाब से इसका आई इंटू कॉस माइनस 120 प्लस जे इंटू साइन माइनस 120, ठीक है। इसको पोलर फॉर्म से, आपका पोलर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है, दिस इज अ कॉम्प्लेक्स फॉर्म, और इसी से हम लोग पोलर फॉर्म से कॉम्प्लेक्स फॉर्म ला रहे हैं। तो कैसे पोलर फॉर्म से कॉम्प्लेक्स फॉर्म लाते हैं ये आपको पता है, मैथमेटिक्स में तो पढ़े होंगे। सो आई इंटू माइनस 120, सो इट विल बी माइनस कॉस 120। सो इससे फर्दर कैलकुलेट कीजिएगा तो आई इंटू माइनस 0.5 माइनस जे 0.866, दिस इज रूट 3/2, दैट इज 0.866। उसी तरीके से आईसी, जब ये आईसी निकालेंगे, चूंकि ये 120 डिग्री ए फेज से लीड कर रहा है, इसकी वैल्यू ये आ जाएगी। ना ये तीनों आई ए आई बी आई सी की वैल्यू हम लोग इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। इस इक्वेशन में जो फ्लक्स लिंकेज का कैलकुलेशन था, इसमें पुट करेंगे हम लोग आई ए आई बी और आई सी का, आई ए आई बी एंड आई सी की वैल्यू पुट करेंगे, ये तीनों वैल्यू, और फर्दर सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। देखिए फाई ए हम लोगों ने आई ए की वैल्यू पुट कर दी, आई ए की वैल्यू आई है, पुट कर दी। आई बी की वैल्यू माइनस आई इंटू माइनस 0.5 माइनस जे 0.866, और आई सी की वैल्यू हमने पुट कर दी। तीनों को पुट करने के बाद हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे। देखिए आई को कॉमन ले लिया, आई बाहर निकाल लिए, 1/4 माइनस नेचुरल लॉग आर प्लस माइनस कॉमन बाहर, माइनस करके कॉमन बाहर निकाल लिए, तो माइनस इंटू प्लस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 0.5 प्लस जे 0.866 नेचुरल लॉग d3, इधर माइनस बाहर निकाल लिए तो 0.5 माइनस जे 0.866 नेचुरल लॉग d2। ये हमारा हो गया एक्सप्रेशन। फर्दर सिंप्लीफाई किए, लॉग नेचुरल लॉग d3 को 0.5 को कॉमन लेके नेचुरल लॉग d3 प्लस नेचुरल लॉग d2, और इधर j 0.866 को कॉमन ले लिए, तो हमारा ये फर्दर सिंप्लीफाई हो गया। अब इससे नेचुरल लॉग d3 प्लस नेचुरल लॉग d2 को हम लोग d3 इंटू d2 लिख सकते हैं, और ये इसे d3/d2 लिख सकते हैं, ये आप सभी को पता है, ठीक है। इससे हम लोग ने ये निकाल लिया। सो दिस इज नेचुरल लॉग d3 माइनस नेचुरल लॉग d2, सो माइनस है ना, तो ये डिवीजन हो जाएगा, यहाँ पे यहाँ प्लस है तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। नेक्स्ट, ये हमारा फ्लक्स लिंकेज निकल गया है वेबर टर्न्स पर मीटर में। अब हमें इंडक्टेंस निकालना है। सो इंडक्टेंस क्या है, टोटल फ्लक्स लिंकेज डिवाइडेड बाय करंट आई ए, ठीक है। सो आई ए को, आई ए की वैल्यू आई है, और इधर आई था कॉमन हो गया, कैंसिल आउट हो गया। V0 की वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁷,
और इसे लिख सकते हैं ना 1/4 को माइनस नेचुरल लॉग e टू द पावर माइनस 1/4, ठीक है, इधर माइनस नेचुरल लॉग r। अब देखिए नेचुरल लॉग d2/d3 है 0.5 को अगर हम इधर ले आएंगे तो पावर में आ जाएगा 1/2, 1/2 का ही इधर लाते हैं तो 0.5 होता है, ठीक है, प्लस j 0.866 नेचुरल लॉग d3/d2 और म्यू नॉट की वैल्यू पुट करने के बाद 2 × 10 टू द पावर माइनस 7 आ जाएगा। और इधर इसे सिंप्लीफाई कर लिए 3 पार्ट को 1, 2 और 3 को, तो ये आ जाएगा, है ना, 1/, ओके, d2/d3 अंडर रूट आ गया ये, और r e टू द पावर माइनस 1/4, दोनों माइनस है तो नीचे चला गया, ठीक है, हेनरी पर मीटर। अब देखिए यह चीज है, ये इंडक्टर ए का निकाले, सो इंडक्टर बी का अगर निकालना होगा तो क्या होगा, इंडक्टर बी का निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, देखिए 3 कंडक्टर है, मैं इसको वेट कर रहा हूँ, 3 कंडक्टर है, सॉरी इसे थोड़ा ध्यान से समझिए, कंडक्टर ए, कंडक्टर बी एंड कंडक्टर सी, दिस इज ए, दिस इज बी and this is C. Okay, this is D1, this is D3 and this is D2. Is it सब लोग का चेक कर लेते हैं, ये हम लोगों ने स्टार्टिंग में लिया था ना, yes it is, बिल्कुल हम लोगों ने यही लिया था, D1, D3 एंड D2 ABC, ओके। अब देखिए इसे फॉर्मूला में कैसे पुट करना है, देखिए हम लोगों ने इंडक्टर ए का इंडक्टेंस निकाला ए का, अब इसके बाद देखो इंडक्टेंस ए का निकाले हैं, तब इधर D2 D3 है, मतलब D2 और D3 है ना, ए का निकाले तो D2 और D3 और न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा, इधर D3 और D2, मतलब एक एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है ना। इसको कैसे हम लोग इंडक्टर ए और बी और सी का कैसे निकालेंगे उसको मैं समझा रहा हूँ। ये तो मैंने निकाल लिया इंडक्टेंस, ये एक्सप्रेशंस, ठीक है। अब बी का निकालना है तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, फ्लक्स लिंकेज बी का निकाल के डिवाइड कीजिए आई बी से तो निकल जाएगा। अगर आप इसको सिमेट्रिकल यूज कर रहे हैं, सिमेट्रिकल प्रॉपर्टीज, मतलब ए का जो निकाले हैं उसकी हेल्प से बी और सी निकालना अगर चाहते हैं तो इसमें कैसे रिप्लेस कीजिएगा, ये D2 D3 है और यहाँ पे D3 D2 है, मतलब ए के साथ बी और सी कनेक्टेड है तो D2 D3, सॉरी D2 D3, और न्यूमरेटर में इधर इस पार्ट में D3 और D2 है तो D3 और D2, ठीक है। सो एंटी क्लॉकवाइज आप घूम रहे हैं। उसी तरीके से अगर बी का निकालेंगे तो बी का क्या होगा, आपको D1 और D3 लेना होगा। अब एंटी क्लॉक, इसमें भी एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे तो D3 न्यूमरेटर में आएगा, D1 न्यूमरेटर में आएगा और D3 डिनोमिनेटर में आएगा जो यहाँ दिख रहा है, और यहाँ तो मल्टीप्लिकेशन आपको करना है, ठीक है। उसी तरीके से सी का अगर निकाल रहे हैं तो फिर से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमिएगा, सो इट विल बी, सी के साथ क्या होगा D2 और D1, D2/D1, सो D2/D1, और यहाँ तो मल्टीप्लिकेशन है। इस तरीके से आप इसको यूज कीजिएगा फॉर्मूला को डिराइव करने के लिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या था, जब कंडक्टर ए लिए थे तो स्पेसिंग क्या, बी के साथ स्पेसिंग D3 था और D2 था सी के साथ, तो यहाँ पे D3/D2 लिए थे, है ना। आपने क्या मूव किया, एंटी क्लॉकवाइज मूव किया। उसी तरीके से बी का लेंगे तो क्या होगा, D1/D3 होगा, और सी का लेंगे तो
d2/d1। इस तरीके से इसे यूज करना है फॉर्मूला को बनाने में। आप इसको डिराइव भी कर सकते हैं बट इट विल टेक टाइम, क्योंकि यहाँ पे हम लोग बैलेंस सर्किट के लिए है। तो इसी तरीके से हम सिमेट्रिकल प्रॉपर्टी यूज करके एल बी और एल सी निकाल लेंगे, दैट इज इंडक्टर ऑफ बी एंड सी निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब देखिए एक चीज ध्यान देना है, आई एल ए एल बी और एल सी की तीनों की वैल्यू डिफरेंट है, क्योंकि D1 इज नॉट इक्वल टू D2 एंड D2 इज नॉट इक्वल टू D3। इसका मतलब क्या हुआ, तीनों इंडक्टर, तीनों लाइन में इंडक्टेंस की वैल्यूज डिफरेंट हो गई। अगर तीनों लाइन में इंडक्टेंस की वैल्यू डिफरेंट हो जाएगी तो इम्पीडेंस मिसमैच होगा, लोड अनबैलेंस होगा, होगा ना। लोड अनबैलेंस क्या क्रिएट करेगा, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, है ना। तीनों ट्रांसमिशन लाइन में अगर मान लीजिए इम्पीडेंस अलग होगा तो लोड इम्बैलेंसिंग होगा ना, जो नहीं होना चाहिए। तो होता क्या है कि इसे रोकने के लिए हम लोग ट्रांसपोजिशन करते हैं ट्रांसमिशन लाइन का। ट्रांसपोजिशन का मतलब क्या है कि देखिए, अगर यहाँ से टावर स्टार्ट हुआ है तो पहले ए बी सी ऐसा था, तो आगे चल के हम ए को क्या करेंगे, बीच में ले आएंगे, और सी को ऊपर ले आएंगे और बी को नीचे ले आएंगे। उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, सी को ऊपर करेंगे, डी को बीच में लाएंगे, सी को बीच में लाएंगे और ए को नीचे कर देंगे। इसका मतलब क्या है कि देखिए, पहले स्पेसिंग ए और बी के बीच में क्या था, D3 था। अभी ए और बी के बीच में स्पेसिंग क्या हो गया, D1 हो गया। और अभी ए और बी के बीच में स्पेसिंग क्या हो गया, D2 हो गया। तो तीनों हम लोग क्या कर रहे हैं कि टाइम टू टाइम फेजेस को एक दूसरे के साथ स्पेसिंग्स डिफरेंट कर रहे हैं। उस इस प्रोसेस को बोला जाता है ट्रांसपोजिशन। ट्रांसपोजिशंस करने से क्या होता है कि जो इंडक्टेंस एक ट्रांसमिशन लाइन का होगा, इट विल बी एवरेज ऑफ ऑल द थ्री, तीनों का एवरेज इंडक्टेंस हो जाएगा ये। और क्या होगा, तीनों की वैल्यू ऑलमोस्ट सेम हो जाएगी ट्रांसपोजिशन करने से। अगर हम ट्रांसपोजिशन नहीं करते तो ए का वैल्यू कुछ और रहता, बी का वैल्यू कुछ और रहता, सी का वैल्यू कुछ और रहता, जो मेरा स्पेसिंग पर डिपेंड करता। पर चूंकि मैंने बीच बीच में ट्रांसपोजिंग कर दिया, मतलब बीच बीच में आके हमने क्या किया, उसके पोजिशंस को चेंज कर दिया, इस वजह से क्या हुआ कि इंडक्टेंस क्या हो जाएगा, तीनों का इक्वल हो जाएगा, क्योंकि स्पेसिंग्स चेंज हो जा रहे हैं ना। पोजीशन 1 का इंडक्टेंस कुछ होगा, पोजीशन होगा ना, पोजीशन 1 तक इंडक्टेंस ए फेज में कुछ रहेगा, वो आके इस पोजीशन 2 में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, इक्वल टू बी हो जाएगा, फिर इधर आके इक्वल टू सी हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, एवरेजिंग हो जाएगा, है ना। इसे ट्रांसपोजिशन कहते हैं। ट्रांसपोजिशन जो यहाँ मैंने लिखा है, इंटरचेंज द पोजीशन ऑफ कंडक्टर एट रेगुलर इंटरवल along the line so that each conductor occupies the original position of every other conductors over an equal distance. Such an exchange of position is known as transposition. ठीक है, ये ट्रांसपोजिशन काफी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, ताकि ये इंडक्टेंस तीनों फेज में समान रहे। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसका एवरेज ले लेंगे। अब हम लोग क्या किए, एवरेज ले लिए। हम लोग ने तीनों इंडक्टेंस का एवरेज ले लिया। ठीक है, 2 इंटू एक्सप्रेशन जो मैंने ऊपर में निकाला था, एल ए का वैल्यू निकाला था, एल ए का वैल्यू यहाँ से पुट किया, एल बी एल सी का वैल्यू पुट किया, एवरेज कर लिया, डिवाइड बाय 3 कर लिया। तो ये निकला था 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7, एवरेजिंग के 1/3, और ये जो ऊपर का एक्सप्रेशन आया। अब इसको जो मैंने तीनों को ऐड किया, तो फिर उसको कॉमन ले लिया, नेचुरल लॉग कॉमन ले लिया, और जे टर्म कॉमन ले लिया, रियल पार्ट कॉमन ले लिया, और आपका कॉम्प्लेक्स पार्ट कॉमन ले लिया। अब ये क्या हो जाएगा, देखिए, है ना, स्क्वायर तीनों मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, प्लस है ना, तो तीनों मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, और इधर भी मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब ये तीनों क्या है, इसमें भी तीनों मल्टीप्लाइड हो जाएगा। ना ये क्या है, लॉग, नेचुरल लॉग 1 हो गया, कैंसिल आउट हो गया एक दूसरे को, 0 हो जाएगा ये कॉम्प्लेक्स पार्ट, रियल पार्ट से बचा। अब हम लोग ने क्या किया, देखिए यहाँ पे ये 1/3 को अगर मैं इधर ले आऊं,
अगर 1/3 को मैं इधर ले आऊं और ये क्या हो जाएगा, d1 इंटू डी टू, रूट स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो गया स्क्वायर से, है ना। देखिए यहाँ पे मैंने ये 1/3 को अंदर ले लिया, लॉग के अंदर ले लिया, तो ये रूट क्यूब d1 इंटू डी टू इंटू t3 हो गया, और ये यहाँ पे क्यूब हट गया, r डैश हो गया, यूनिट अगेन हेनरी मीटर। ना ऊपर वाले पार्ट को म्यूचुअल जीएमडी बोलते हैं, डीएम से म्यूचुअल जीएमडी बोला जाता है, और नीचे वाले पार्ट को जो हम लोगों ने पहले देखा था सेल्फ जीएमडी, इसे ज्योमेट्रिकल मीन रेडियस भी बोला जाता है, या सेल्फ जीएमडी ज्योमेट्रिकल मीन डिस्टेंस, और ये म्यूचुअल जीएमडी ज्योमेट्रिकल मीन डिस्टेंस। ठीक है, ये म्यूचुअल हो गया, डीएस सेल्फ हो गया। ठीक है, तो ये वैल्यू मेरा फाइनल एक्सप्रेशन निकल गया इंडक्टेंस का। दिस विल बी द फाइनल एक्सप्रेशन ऑफ इंडक्टेंस। ठीक है, सो ये थ्री फेज के सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल दोनों को मैंने डिस्कस कर दिया कि किस तरीके से इंडक्टेंस निकाला जाता है थ्री फेज ट्रांसमिशन लाइन का। मैंने सिमेट्रिकल केस में भी बताया कि सिमेट्रिकल केस में क्या होता है, तीनों कंडक्टर एक दूसरे से सिमेट्रिकल डिस्टेंस में रहते हैं। ठीक है, बट अनसिमेट्रिकल केस में भी मैंने आपको समझाया कि अनसिमेट्रिकल केस में इंडक्टेंस तीनों के अलग अलग हो जाते हैं, कंडक्टर के तीनों फेज के, इसीलिए उनको सेम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसपोजिंग करते हैं। अगर हम लोग ट्रांसपोजिंग नहीं करेंगे तो उस केस में क्या होगा कि तीनों फेज में इम्पीडेंस इंडक्टेंस अलग होगा, तो डेफिनेटली इम्पीडेंस भी अलग होगा। इम्पीडेंस अलग होगा तो क्या होगा, इम्पीडेंस के अकॉर्डिंग करंट जाता है, तो करंट भी डिफर करने लगेगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि अनबैलेंसिंग क्रिएट होगा सर्किट में। इसी को ओवरकम करने के लिए हम लोग ट्रांसपोजिंग करते हैं, ताकि तीनों कंडक्टर में सेम अमाउंट ऑफ इंडक्टेंस रहे। ट्रांसपोजिंग करने का मतलब तीनों को क्या करते हैं, टाइम टू टाइम रेगुलर इंटरवल पर पोजीशन चेंज करते हैं तीनों कंडक्टर्स के। पहले ए का बी को बना देते हैं, बी का सी को बना देते हैं कुछ देर बाद। इस तरीके से करने से क्या होता है कि मेरा जो इंडक्टेंस होगा तीनों में सेम होगा, जो नेट इंडक्टेंस होगा ट्रांसमिशन लाइन का वो सेम हो जाएगा। ओके, so this is all about the inductance of three phase transmission line. Next class we will discuss the numericals on inductance of single phase two wire system and inductance of three phase system. Okay, so thank you.